वीडियो में मैं अपना आईआईटी बॉम्बे का पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से कह ही रहे हो कि, और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं भी ये सोच रही हूँ कि इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस भूल जाऊँ तो वीडियो बना ही दूँ। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि मेरा पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो था फॉर्म फिलिंग का ही। जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो सभी ने मुझे मना किया था कि आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म फिल मत करो, मतलब पैसे वेस्ट ही होंगे। कि पहली बात तो एक आईआईटी बॉम्बे है, मेरे पास जैसे कि सिर्फ नेट क्लियर था, जेआरएफ नहीं था, और गेट की भी रैंक ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं है, 546 रैंक थी। तो सभी मना ही कर रहे थे कि आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, और आईआईटी बॉम्बे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं बताते कि वो किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो फिर मेरा खुद का मन था कि मैं फॉर्म फिल करूं, तो जैसे कि टीचर्स ने भी मना किया मुझे कि आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म फिल मत करो, बट मैंने फिर भी फॉर्म फिल कर ही दिया। अब आप खुद ही सोचोगे अगर मैं फॉर्म फिल ही ना करती फिर कैसे एडमिशन होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं बता रहे वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा। आप मुझे देख सकते हैं, सिर्फ मेरा नेट भी बिल्कुल पॉइंट्स पे ही क्लियर हुआ था, और फिर गेट की भी इतनी अच्छी खास रैंकिंग नहीं है, फिर भी मेरा एडमिशन हो गया है। तो आई थिंक ज़्यादा मैटर नॉलेज करेगी, वो देखेंगे अभी आगे जो मैं बताऊंगी किस बेस पे मेरा फिर इंटरव्यू और किस तरह से मेरा क्वेश्चन हुआ था, रिटन एग्ज़ाम कैसे क्लियर हुआ। तो फिर मैंने फॉर्म फिल कर दिया। जैसे मैं फॉर्म फिल करते हुए पूछ रही थी अपने फ्रेंड से कि तुमने फॉर्म फिल किया है, मतलब यहाँ पर इस कॉलम में क्या फिल करना है, तो सभी ने मना किया था कि नहीं हमने नहीं फॉर्म फिल किया बॉम्बे का। बाकी जैसे जो नई आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, उनके फॉर्म फिल किए थे। तो आईआईटी बॉम्बे का किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया था, इवन टीचर्स ने भी नहीं किया था हमारे। तो फिर मैंने चलो फॉर्म फिल कर दिया। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे आईआईटीज़ के एनआईटीज़ के फॉर्म फिल कर रखे थे, क्योंकि एक बैक ऑफ माइंड ये भी था कि इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, तो हो सकता है इतनी अच्छी आईआईटी ना मिले, एनआईटीज़ में हो सकता है या फिर नई आईआईटीज़ में हो सकता है। तो मैंने लगभग मतलब बहुत सारी फॉर्म फिल किए थे अब की बार, कि बस ये है कि टाइम वेस्ट ना हो, कहीं भी एडमिशन हो जाए अच्छी जगह, बस मतलब आईआईटी में हो जाए, किसी में एनआईटी में हो जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस टाइम पे डेट है एग्जैक्ट 12 मई। उस टाइम पे मेरा 12 मई को ट्रिपल आईटी दिल्ली का इंटरव्यू था। तो उन्होंने वैसे काफ़ी टाइम पहले बता दिया था कि आपका इंटरव्यू है, शॉर्टलिस्ट कर दिया था मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली का। तो उन्होंने कहा था कि 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने कहा था कि 6 सब्जेक्ट्स हम एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। 6 सब्जेक्ट्स में जैसे लीनियर अलजेब्रा, रियल था, डिस्क्रीट था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ थे, प्योर अप्लाइड सब कुछ था, डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी थी अपनी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब कुछ। तो फिर मेरे पास अप्रोक्सीमेट 10 या 12 डेज थे तैयारी करने के लिए। तो मैंने फिर, अभी जिनको पता है मेरा प्योर इतना खास मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, अप्लाइड ज़्यादा अच्छा है। अप्लाइड का तो ये है कि मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो तो अप्रोच लग जाएगी, अच्छी लग जाएगी, बेशक से क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा रह जाए बट अप्रोच सही लग सकती है। बट प्योर में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा मेरा मतलब हाथ थोड़ा तंग है प्योर में। तो फिर मैंने प्योर की थोड़ी तैयारी की थी ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए। और उस टाइम पे फिर मैं बस ये देख रही थी कि मेल चेक कर रही थी रेगुलर कि किसी और आईआईटी एनआईटी का इंटरव्यू शेड्यूल तो नहीं आया है। तो वो वैसे मेल कर देते हैं, तो फिर मैं मेल चेक कर रही थी, किसी का नहीं आया था तब तक। तो जैसे ही मेरा फिर 12 मई को ट्रिपल आईटी दिल्ली का इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड था वो। तो फिर उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू देने के बाद फिर मैंने सारी अपनी जैसे मेल तो देख ही रही थी मैं साथ साथ में। तो मेल में तो कुछ था नहीं, मतलब किसी भी आईआईटी का कुछ अपडेट नहीं थी। फिर मैंने सारी की सारी साइट्स वगैरह देखी, जो जो मैंने फॉर्म फिल कर रखे थे वो लिस्ट बना रखी थी। तो फिर मैंने 1 बाय 1 सभी के वेब पेज चेक किए, और फिर मैंने देखा कि जो आईआईटी बॉम्बे है उन्होंने एक नोटिस डाल रखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। गूगल फॉर्म था एक, और एक क्वेश्चन पेपर भी होगा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चंस के लिए एक रिटन एग्जाम होगा। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो मेल नहीं आई हुई, मतलब ना कोई गूगल फॉर्म है मेरे पास, ना कोई क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने 13 मई को उनको मेल कर दिया,
और 13 मई को ही उन्होंने विद इन 1 आवर मुझे वापस से रिप्लाई किया कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सेंड कर दिया है और क्वेश्चन पेपर भी उन्होंने तभी सेंड कर दिया था। मतलब विद इन 1 आवर उनका अच्छे से रिप्लाई आ गया था। तो फिर मैंने देखा कि सारे के सारे जैसे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने जैसे कि OR में ही करना था अपना रिसर्च, तो उन्होंने OR के ही ज़्यादा क्वेश्चंस दिए थे क्योंकि मैंने फॉर्म फिल करते हुए उसमें भरा था कि कौन सी हमारी प्रायोरिटी है किस सब्जेक्ट की। तो उन्होंने सारे ऑपरेशन रिसर्च से ही क्वेश्चंस पुटअप किए थे। 10 क्वेश्चंस थे उसके अंदर। वैसे तो ये नोटिस 1 वीक पहले आ चुका था, मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर सेंड किए होंगे ना, आंसर सेंड किए होंगे, उनको 1 वीक का टाइम मिला होगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि डेडलाइन थी 14 मई। क्या 14 मई तक आंसर सोल्व कर सकते हो और सेंड कर सकते हो गूगल फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। बट क्योंकि मुझे तो 13 मई को ही मिला, तो मेरे पास ओवरऑल 1 दिन का ही टाइम था पूरा कि कैसे ना कैसे करके इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उस पर स्पेशली मेंशन भी था क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हो। ये आप चाहो तो गूगल का यूज़ कर लो, यूट्यूब का यूज़ कर लो, किसी स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ कर सकते हो, बट आप किसी भी पर्सन को इसको शेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरे पास टाइम भी नहीं था शेयर करने का कि किसी के साथ अगर मैं डिस्कस करूँगी इतनी देर में तो हम शायद खुद ही निकाल लें। तो मैंने फिर ये देखा कि चलो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। एक ये भी था कि सभी ने बता रखा था IIT बॉम्बे तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है, तो ना के बराबर ही है, तुम्हारा तो नहीं होगा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि होना तो है नहीं, तो अपनी तरफ से एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा लग रहा था कि होना तो वैसे भी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मैंने उनको 7.5 क्वेश्चंस रिप्लाई कर दिए थे। टोटल 10 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर में, मैंने 7.5 क्वेश्चन उनको आंसर लिख के और जैसे कि गूगल फॉर्म के अंदर फिल करके दे दिया था। तो वो फिर मेरा हो गया था कंप्लीट। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इतनी भी गारंटी नहीं थी कि वो क्वेश्चंस ठीक है या गलत है, क्योंकि ना तो मैंने किसी के साथ वेरीफाई किया, ना ही मुझे इतना टाइम मिला कि कैसे उनको वेरीफाई करूँ आंसर ठीक है या गलत है। और उन्होंने कहा भी था कि जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मैंने 10 में से 7.5 ही किए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी स्टूडेंट्स ने कितने किए होंगे, कम किए हैं या ज़्यादा किए हैं। तो बिल्कुल माइंड में कन्फ्यूज़न थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये तो मुझे शॉर्टलिस्ट करेंगे ही, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने अभी तक वो क्वेश्चंस वेरीफाई करके देखे भी नहीं है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। देन उनका फिर तभी मेरे पास रिप्लाई आया कुछ दिनों के बाद। तो 14 मई को डेडलाइन था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, मैंने 14 मई को ही कर दिया था अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल। फिर मैंने वेट नहीं किया था कि वो मुझे शॉर्टलिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग ही रहा था 100%। बट जब उनकी मेल आई कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, तो मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, अब तो शायद हो सकता है कि भगवान कुछ अच्छा ही चाह रहे हो। फिर मैंने अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। उससे पहले मैंने IIT बॉम्बे के लिए तैयारी नहीं की थी, बाकी वाली NITs इन सभी के लिए कर रही थी मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी IIT दिल्ली के लिए भी मैंने बहुत सारी तैयारी की थी। फिर जैसे ही फर्स्ट राउंड आया इंटरव्यू का, तो मैंने जैसे ऑपरेशन रिसर्च में ही करना था, तो मैंने गेम थ्योरी की प्रिपरेशन की थी अच्छे से और क्वीन थ्योरी की भी की थी। दोनों सब्जेक्ट्स मेरे मतलब इक्वल है, अच्छे टॉपिक है, तो मैंने गेम थ्योरी और क्वीन थ्योरी दोनों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब मेरा इंटरव्यू था एग्जैक्टली 19 मई को, फिर सेकंड राउंड होना था 20 मई को। तो पहले जो फर्स्ट राउंड में क्लियर होगा उसको ही सेकंड राउंड में फिर जाने को मौका मिल रहा था। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, उसके अंदर 3 या 4 प्रोफेसर्स थे। उन्होंने जैसे पहले इंट्रोडक्शन लिया, तो मैंने फॉर्म फिल करते हुए ये नहीं बताया था, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम भी होता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आप डाल सकते हो फॉर्म में। तो मैंने उस टाइम पे ये नहीं बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। फिर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में वो चीज़ बता दी कि मैं 1 साल से अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ और जिसके अंदर मैंने लगभग 200 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उस टाइम पे। तो वो थोड़े इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने मुझसे चैनल का नाम वगैरह भी पूछा और उन्होंने तभी फिर यूट्यूब चैनल ओपन करके देखा, प्लेलिस्ट देखी मेरी कि कौन कौन से इन्होंने टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। उन्होंने देखा जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करवा रखा है और स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सब कुछ करवा रखे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा
कि अगर आप गेम थ्योरी में ही करना चाहते हो ऑपरेशन रिसर्च में, तो आपने ऑपरेशन रिसर्च की तो एक भी वीडियो नहीं डाल रखी। तो फिर मैंने कहा भी था सर को कि जो ऑपरेशन रिसर्च है ना, जो अपनी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी CRSU, तो इनके ना 4th सेमेस्टर में आता है। और अभी जब मैं इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम पे 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ऑब्वियसली बच्चे देखेंगे नहीं। तो फिर उस टाइम पे मैंने नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा था कि सर अभी मैं आगे बनाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले सेमेस्टर्स में देखेंगे उनको। तो बोले चलो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि चलो टॉपिक बताओ, तो फिर मैंने अपना टॉपिक भी बताया। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझसे स्टैट के पूछे, स्टैटिस्टिक्स के, और जैसे मार्को चेन वगैरह सब कुछ पूछा, वो मैंने बता दिया था। मतलब मार्को चेन हमने कुछ ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, तो मैंने ओवरव्यू तो बता दिया था, ज़्यादा हाई क्वेश्चन में नहीं बता पाई थी। और गेम थ्योरी के उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैंने सारे बता दिए थे। ये मेन बात है कि जो टॉपिक आप बोलो उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि मेजर टॉपिक मेरा गेम थ्योरी ही था। तो फिर वो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर क्योंकि जितने भी 3 या 4 प्रोफेसर्स थे वो सभी मतलब इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और इतनी छोटी एज में, और मतलब कि ग्रेजुएशन में ही, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने मतलब इतना अच्छा स्टार्टिंग की है यूट्यूब चैनल की। तो फिर वो इस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो मतलब हर एक बात में वो ऐसे ही कह रहे थे कि वेरी गुड मधु, वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा अच्छा जा रहा है इंटरव्यू, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बल्कि वो देख भी रहे थे साथ साथ में कि प्लेलिस्ट क्या क्या है। तो आप देखोगे ना एक बार प्लेलिस्ट जाके यूट्यूब पे मेरे चैनल की, तो वहाँ पे ना ये भी है कि नंबर थ्योरी की मैंने 3 ही वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो नंबर थ्योरी भी पढ़ा रखा है। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर नंबर थ्योरी की 3 ही वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रखा है, वो ही टॉपिक बोलने चाहिए ना जिनकी हमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हो। तो मैंने नंबर थ्योरी के लिए साफ मना कर दिया, और शुक्र है कि उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया था। तो इस तरह से उन्होंने मतलब जो भी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है ना अपने यूट्यूब पे चैनल पे, उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से भी पुटअप किए थे कि अच्छा आपने ये भी पढ़ा रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी है कंप्लीट, तो चलो ये बताओ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रखा है, तो चलो ये बताओ। तो वो साथ साथ में देख रहे थे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा रखा है, वहीं से ही ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, मेरे मेन टॉपिक से कम पूछे गए थे ओवरऑल। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर बेसिक पे फोकस किया था, और बेसिक तो मेरा पढ़ा पढ़ा के ही क्लियर हो गया था। क्योंकि अब रोज़ अगर टीच करते हैं तो ऑब्वियसली बेसिक तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बिल्कुल अच्छे से ही पूछते हैं, तो जितना अच्छे से पूछेंगे उतना अच्छा टीचर को आना भी चाहिए। तो बेसिक मेरा क्लियर था, तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया था, वो बिल्कुल इम्प्रेस हो गए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं चला था, वो 15 to 20 मिनट्स का ही था, स्क्रीनिंग इंटरव्यू ही था। 15 to 20 तो नहीं कह सकते, मतलब 25 to 30 इतने मिनट्स का चला था वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगला जो सेकंड राउंड होगा वो 20 मई का ही होगा, और अभी हम ये नहीं बता रहे कि शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो, वो हम साइट पे अपलोड कर देंगे, और साइट पे भी 20 मई को मॉर्निंग में अपलोड होगा, और आपका फिर दिन में इंटरव्यू होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हो ही जाऊंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, और लगभग मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लग रहा था कि चलो हो जाएगा। फिर मैं रेगुलरली साइट भी चेक कर रही थी, तो उन्होंने नियर अबाउट 11 या 12 PM पर अपलोड कर दी थी। 11 मई को ही रात को उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट्स का जो लिस्ट होती है की लिस्ट, वो अपलोड कर दी थी, और उनमें मैं थी। पहले शुरू में जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स थे वो लगभग 82 स्टूडेंट्स थे, और जो सेकंड राउंड के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे डेट विल बी 17 या 18 इतने ही थे, और मेरा नंबर था 14, इतना था। तो फिर 20 मई को मुझे रात को ही पता चल गया कि 11-12 बजे के आसपास कि मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। फिर तो सीधी सी बात है, ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जो लास्ट चांस मिल रहा था, तो खोना तो नहीं था। तो पूरी रात बैठ के अच्छे से पढ़ा, ऑपरेशन रिसर्च के बारे में मतलब सब कुछ ही पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम थ्योरी टॉपिक था तो सिर्फ गेम थ्योरी किया, पूरा मैंने OR पढ़ा और अच्छे से प्रिपरेशन की। तो फिर दिन में 3 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू था।
जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने एग्जैक्टली यहीं पे बैठ के इंटरव्यू दिया था। ऐसे ही बैठी थी मैं इसी चेयर पे, और ऐसे ही बोर्ड थोड़ा थोड़ा दिख रहा था पीछे की साइड, और ऐसे ही स्टैंड पे फिर फ़ोन लगा हुआ था, ऐसे इंटरव्यू चल रहा था। तो मैंने अपना जैसे इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने वापस से बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ऐसा कुछ, और जो भी क्वालिफिकेशंस थी वो सब कुछ बता दी थी मैंने। तो अब की बार थोड़े प्रोफेसर ज़्यादा थे। जैसे फर्स्ट राउंड में 3 या 4 प्रोफेसर्स थे, जो सेकंड राउंड था, उस जो फाइनल राउंड था उसमें अराउंड 12 to 13 प्रोफेसर्स थे। तो सभी को देख के एक बार तो ऐसे मतलब, एक तो यही फोबिया था माइंड में कि आईआईटी बॉम्बे है। कुछ प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, एक है ना बिल्कुल ऐसे होता है ना, दिल में धक धक इंक्रीज हो गई थी, वो ऐसा टाइप का हो रहा था। फिर मैंने चलो थोड़ा सा काम किया। मैं अपने माइंड में ये सोच के चल रही थी कि मेरा तो होना ही नहीं है, मैंने ऐसा सोच रखा था। तो जब ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा ही नहीं है ज़्यादा, तो उसका डर भी नहीं होता। तो फिर मैंने बस इतना सोचा था कि अपना बेस्ट देना है, होना तो वैसे भी नहीं है, कम से कम ये तो हो कि जो भी वो क्वेश्चंस पुटअप करे एटलीस्ट डिस्कशन हो जाए, जो वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर अच्छे से देना है। अपने माइंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने पढ़ा नहीं होता या फिर अच्छे से आंसर नहीं दिए होते, ये रिग्रेट बाद में नहीं होना चाहिए। तो अपना बस बेस्ट देना है, रिजल्ट बाद की बात है, जो होगा देखा जाएगा। बस इस तरह से सोच के फिर थोड़ा सा अपने आप को ही अंदर अंदर मोटिवेट किया। तो जैसे उन्होंने फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पीछे बोर्ड है, आप इस बोर्ड पे ही इंटरव्यू दो। तो फिर मैंने जैसे स्टैंड की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ की, फिर अभी तो बोर्ड जैसे आपको हाफ दिख रहा है, फिर मैंने इसको पूरे बोर्ड जितना जैसे आप वीडियो में देखते हो ना, वैसे फिर मैंने एकदम फटाफट से इसको स्टैंड को सेट किया, और फिर मैंने मार्कर उठाए अपने और इस पर ही इंटरव्यू दिया था पूरा ऐसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अपना टॉपिक बताओ। तो मैंने जैसे गेम थ्योरी बोला, तो उन्होंने कहा कि वाई गेम थ्योरी। तो फिर मैंने बताया सर को कि गेम थ्योरी में अभी तक हमने 2 पर्सन के गेम ही पढ़े हैं, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट है कि 3 पर्सन के गेम कैसे होते हैं, तो उनमें ज़्यादा मतलब आगे रिसर्च करने का मन है। तो वो बोले चलो ठीक है। उन्होंने फिर गेम थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे, उन्होंने कहा कि अगर हम गेम थ्योरी में आपका इंटरव्यू नहीं ले तो आप और कौन से टॉपिक में देना चाहोगे। तो फिर मैंने क्वीन थ्योरी बोल दिया, क्योंकि मैंने बताया ना आपको गेम थ्योरी और क्वीन थ्योरी मेरे इक्वल ही हैं। फिर मैंने क्वीन थ्योरी बोला। क्वीन थ्योरी से भी उन्होंने एट ए टाइम क्वेश्चन नहीं पुटअप किए। उन्होंने फिर ये कहा कि अगर हम क्वीन थ्योरी से भी ना ले तो कौन से सब्जेक्ट में आप देना चाहोगे। फिर मैंने ना आईआईटी बॉम्बे से पहले जितने भी इंटरव्यूज़ दे रखे हैं वो मैंने लगभग 90% डिफरेंशियल इक्वेशंस में ही दे रखे हैं। तो मैंने फिर सर को बोला कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे बोलने चाहिए कि जिनसे आप क्वेश्चन, जिस पे आपकी कमांड हो अच्छी, ऐसा ना हो कि कुछ भी बोल दो। ऐसे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतने हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर सब वो आपकी शक्ल देख के ही बता सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रही है। तो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, वो बोले अच्छा। उन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझसे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए। मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे। पिकार्ड थ्योरम पूछी थी, स्टेटमेंट बता दी। फिर वो बोले कि प्रूफ बताओ इसका। तो फिर वो बोले कि पूरा प्रूफ मत करो, बस आप स्टेप्स बता दो कैसे करोगे इसको। तो फिर मैंने पिकार्ड थ्योरम के प्रूफ बताया फिर सर को। ऐसे मतलब क्वेश्चंस भी पुटअप कर रहे थे, थ्योरम से भी पूछ रहे थे, और उनसे फिर उनका रिजल्ट भी था, कुछ रिजल्ट्स पे भी क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगभग 5-10 मिनट्स लगाई। फिर वो बोले कि अच्छा चलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके अलावा आप कोई प्योर का ऐसा बताओ जिससे कि आप मतलब देना चाहते हो, क्योंकि आप तो सारे अप्लाइड के बता रहे हो। प्योर का मेरा लीनियर अच्छा है, तो मैंने लीनियर बोल दिया था। लीनियर की मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रखी हैं, तो उन्होंने लीनियर में भी बोले कि लीनियर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लीनियर का ही कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक बताओ, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया ना। तो फिर मैंने लीनियर में बोला था सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुझसे क्वेश्चन पूछे, और फिर जैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन मेरे सही जा रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा ही मतलब इंक्लूड कर दिया, दोनों मिक्स कर दिए। तो मैंने तभी सर को बोल दिया कि सर मेरा एब्स्ट्रैक्ट मतलब वीक है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो
एब्स्ट्रैक्ट से मत क्वेश्चन पुट अप कीजिए, या फिर मतलब इसमें मैं काफ़ी वीक हूँ। तो फिर वो बोले कोई बात नहीं बधू, हम आपको हिंट देते हैं, आप प्रोसीड कर सकते हो। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी हिंट दी। फिर मुझे पता चल गया कि अच्छा ये तो क्वेश्चन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगेगी, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि वो डायमेंशन पूछना चाहते थे एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे की, तो ऑब्वियसली अगर आइसोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम लग रही थी तो जितनी फर्स्ट वाले की डायमेंशन होगी उतनी सेकंड वाले की, तो वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम लग रही थी। उन्होंने थोड़ी सी हिंट दी थी कि जो क्वोशंट ग्रुप बना रहे हैं उसमें नीचे वाला जो फैक्टर ग्रुप है वो कर्नल है, तो वहाँ से हो गया था वो। मेन बात ये है कि आपको ना उनकी हिंट पकड़नी आनी चाहिए। अगर हिंट पकड़ लोगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ मतलब जो भी बच्चा है वो गाइड को अच्छे से अप्रोच कर सकता है। कि अगर गाइड ने थोड़ा सा भी हिंट दे दिया आपको बाद में भी पीएचडी के टाइम, तो आप उस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। अप्रोच लगानी आती है क्वेश्चंस पे, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। कोई बात नहीं, हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे सारे रिजल्ट्स एकदम से याद ना आए, बट अगर वो हिंट दे रहे हैं और आप उस हिंट को पकड़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। फिर ये एक बहुत अच्छी बात है। और जब उन्होंने एक बार तो फिर ये कहा कि चलो लीनियर अलजेब्रा बताओ, तो उन्होंने जैसे कि बारी बारी सर देखो 3-4 बार मुझसे ऐसे कहा कि अगर इसमें ना ले तो ये बताओ, इसमें ना ले तो ये बताओ। मैं माइंड में यही सोच रही थी अगर इन्होंने ये कह दिया कि चलो लीनियर अलजेब्रा के अलावा कोई और सब्जेक्ट बताओ प्योर का, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं बताऊंगी क्या। माइंड में ये चल रहा था कि इससे अगला सब्जेक्ट मुझे क्या बताना है, क्योंकि प्योर के मेरे इतने अच्छे नहीं हैं। लीनियर अलजेब्रा मेरा काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो फिर शुक्र है उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ लीनियर अलजेब्रा तक स्टॉप कर दिया। वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पुटअप किए थे। फिर वो अपने गेम थ्योरी पे आ गए थे जो मेन सब्जेक्ट था। गेम थ्योरी से उन्होंने सब कुछ ही पूछ लिया। ये लगा लो कि पूरी गेम थ्योरी पूछ ली उन्होंने कि गेम थ्योरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया उनको कि जैसे पे ऑफ मैट्रिक्स होती है, पे ऑफ स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी। अगर 2x2 की पे ऑफ बनेगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर 2x2 की नहीं है तो डोमिनेंस रूल लग सकता है, अगर डोमिनेंस रूल लग ही नहीं रहा तो ऐसा हो सकता है कि एलपी प्रॉब्लम से सॉल्व करें। तो मैंने सब कुछ बता दिया था। फिर बोले चलो ठीक है, प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी, जो भी टर्म आप नाम लोगे ना वो किसी से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जो भी आपने वर्ड बोला। तो जैसे मैंने प्योर और मिक्स स्ट्रेटेजी नाम लिया तो उन्होंने पूछा कि प्योर और मिक्स क्या होते हैं, तो वो मैंने बता दिया। फिर वो बोले कि प्योर स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल कौन सा होता है, तो मिनी मैक्स मैक्स मिन प्रिंसिपल होता है। तो वो बोले इसको डिस्कस करो, तो मैंने डिस्कस किया। फिर डिस्कस करते हुए बीच में एक टर्म आएगी सैडल पॉइंट। वो बोले सैडल पॉइंट क्या होता है, तो फिर मैंने बता दिया कि ऐसे निकालेंगे। वो बोले निकालना नहीं है, वो ये बताओ कि सैडल पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है, हाउ विल यू इंटरप्रेट सैडल पॉइंट। तो फिर वो भी मैंने बता दिया था। इस तरह से मतलब वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो आपको डरा रहे हैं, बस वो ये देखना चाहते हैं कि कितना ग्राउंड तक बच्चे ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक हर एक टर्म बिल्कुल बेसिकली पता होनी चाहिए। वो पूछा था उन्होंने। ये लगा लो कि गेम थ्योरी का तो सब कुछ ही पूछ लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। जितना मैंने पढ़ रखा है ना वो सब कुछ ही पूछ लिया था। फिर जैसे गेम थ्योरी कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर एक मैम थी जो क्वीन थ्योरी की थी। उन्होंने क्वीन थ्योरी से फिर पूछने स्टार्ट किए मुझसे क्वेश्चंस। वो बोले कि चलो मॉडल्स बताओ, मॉडल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन्होंने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है उनको पता है कि जैसे MM1 लिखेंगे, और अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है तो FCFS, ऐसे क्राइटेरिया मतलब पैटर्न बताया था कैसे लिखते हैं। वो बोले चलो ठीक है। हर एक चीज़ का मतलब बताना था। MM का मतलब क्या है, जैसे M का मतलब मार्कोनिकोव रूल है ना, वो फॉलो करते हैं। FCFS का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ये पूछे थे कि सर्विस रेट बताओ क्या होती है, कौन से एक्सपोनेंशियल को कौन से अपना क्या कहते हैं वो, जैसे कि सर्विस रेट, अराइवल रेट, एक्सपोनेंशियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया था। सारी टर्म्स वो पूछ रहे थे कि ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मान लो अराइवल रेट बताना हो या फिर वेटिंग टाइम बताना हो, क्यू टाइम बताना हो, सब कुछ मतलब फॉर्मूले वगैरह वो पूछ रहे थे। तो वो मैंने बेसिक टर्म्स अपनी सारी बता दी थी। उन्होंने ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था क्वीन थ्योरी में, बस उन्होंने मॉडल से ही सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो मॉडल्स मेरे मतलब ठीक थे, उन्होंने जितने पूछे मैंने लगभग बता दिए थे, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं बताया था।
तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू लगभग 45 टू 50 मिनट्स चला था। गेम थ्योरी का तो सब कुछ ही पूछ लिया गया था, लेकिन उनसे अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे थे उनके भी मैंने क्वेश्चंस अच्छे से बता दिए थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं नहीं बता पाई थी, उनको पता चल गया था। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट का पहले ही मना कर दिया था, तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने ज़्यादा मतलब ध्यान दिया भी नहीं। एक दो क्वेश्चन अगर मैं नहीं बता रही थी तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट के पूछने बंद ही कर दिए थे। और फिर जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे उनके क्वेश्चंस अच्छे से चले गए थे। तो फिर मैंने मतलब जैसे ही अपना फिर वहाँ पे इतना ही ख़त्म हो गया 45 टू 50 मिनट्स में। और फिर उसके बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा होगा ऑनेस्टली। बस मुझे ये था कि इंटरव्यू को ना थोड़ा इंजॉय करना है, कि जो वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उनको मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। और एक तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और कुछ ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो बोर्ड पे पढ़ाने में ऐसे कोई हेजिटेशन तो थी ही नहीं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को होती है कि कभी वो डील ही नहीं करते ना, तो अपना मतलब कॉलेज में इतने आगे रहते कि पढ़ना है पढ़ाना है जैसे कि। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक ये भी है कि कैमरे के सामने मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो एक ये थोड़ा सा आई थिंक ये भी पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। आई डोंट नो होता है या नहीं, बट मैं तो बिल्कुल बेझिझक होके ऐसे ऐसे समझा रही थी कि जैसे वो बच्चे हैं और मैं समझा रही हूँ उनको। तो मैंने हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ग्राउंड से उनको क्लियर कर दिया था कि सर ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वो बोले चलो ठीक है। तो इस तरह से फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है बाकी वाले इंटरव्यूज़ के कंपैरिजन में। एक तो बात ये थी कि जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ही काइंड थे, उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनने दिया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं मधु, हम थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको, आप ट्राई करो। तो उन्होंने जो हिंट दी फिर मैंने पकड़ ली और फिर आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर दिया। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझसे सारे क्वेश्चन हो गए हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए थे, तो फिर वहाँ पे सॉरी सर करके उन्होंने भी ज़्यादा नहीं पूछा। फिर तो मतलब इतना था कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट के मैंने कहा ना तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओवरऑल इंटरव्यू ठीक गया है, जितना मैंने पढ़ा था उनके क्वेश्चन सारे ठीक चले गए। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद रैंकिंग वगैरह भी ज़्यादा मैटर करती हो कि नेट गेट की रैंकिंग क्या है। और मैंने जैसे किसी आईआईटी से मास्टर्स भी नहीं कर रखी है ना, ये भी पॉजिटिव एक फैक्टर होता होगा ना। कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपना सारा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया है, बिल्कुल भी नहीं। शुरू में मैंने कुछ मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल रही थी मैं, तो फिर उन्होंने आराम से कहा कि आप पूरी हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल भी हमें मैटर नहीं करेगी। आप बस बिल्कुल आराम से मतलब बताओ हमें क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में बता रहे हो। तो फिर मुझे थोड़ा सा और ऐसा लगा कि चलो मैं हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझा सकती हूँ, तो मैंने हिंदी में ही समझाया था। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हो सकता है मतलब जो दूसरी और कोई आईआईटीज़ होंगी या कहीं पे थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलती होगी, बट मैं अपना केस बता रही हूँ। तो मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा इंग्लिश में ही दिया था, बीच में हिंदी भी मिक्स थी, जैसे हम यूजुअली बोलते ही हैं, है ना। तो आप मुझसे ही सीख सकते हो कि जिसने ना कभी जींद से बाहर ही नहीं गई, मैं जींद के अंदर ही मैंने स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स भी यहीं पे की, यहीं पे नेट गेट क्वालिफाई किया, सब कुछ यहीं पे हुआ। और फिर एकदम से जो आईआईटी का इंटरव्यू दे रही है, आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्ट होने के लिए, जिसके पास ना कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी ना नॉलेज होनी चाहिए अंदर से कि अगर वो कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप क्वेश्चन देने में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपके सामने एक मेरा ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो ये नहीं सोचना है कि हम छोटे शहर से हैं और हमारा शायद वहाँ पे एडमिशन ना हो। जो क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर रही थी ना, तो मुझे खुद ही कहा था कि जो बॉम्बे वाले हैं ना, उस साइड वाले मद्रास वाले, वो थोड़े से हरियाणा वाले बच्चों को लेते नहीं हैं, थोड़ा सा कट करते हैं उनसे। अब बताओ, अगर मैं आप खुद ही सोचो, अगर हम उन सभी की बातों को सोच के अगर हम फॉर्म ही ना फिल करें, फिर हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मना कर रहा है तो आप उसकी बात मान लो, फॉर्म फिल कर दो। सिर्फ 200 रुपये लगे थे फॉर्म फिल करने में, अब बताओ कुछ जा रहा था। बिल्कुल आराम से आप फॉर्म फिल कर दो। वो बात की बात आपको शॉर्टलिस्ट करे या ना करे, एटलीस्ट हम अपना कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना करें।
तो इस तरह से ये मेरा पीएचडी का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को आएगा, और मैं 4 जून का ही वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू थोड़ा अच्छा गया, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा लग रहा था 50% हो सकता है, 50% नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो नॉलेज के बेस पे होगा, और अगर नहीं होगा तो रैंकिंग के बेस पे नहीं होगा, बिकॉज मेरा JRF नहीं है और गेट भी ठीक ठाक ही क्वालिफाई है। तो फिर मैं 4 जून का ही वेट कर रही थी, बट जो रिज़ल्ट था वो 3 जून को ही आ गया था इवनिंग में ही। तो फिर खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर भी चलो हो गया था क्लियर। तो बस ये था मेरा पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आप सभी को बहुत सारी हेल्प मिली होगी यहाँ से। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, IIT बॉम्बे वाले एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वाले जो मेरे इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ थे उन सभी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वो फिर आप देख लेना कि वहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, जो गलतियाँ आप ना करो, ठीक है, वो भी सभी देख लेना एक बार। तो अभी तो आज ही इतना ही है सिर्फ, और अपना आराम से पढ़ते रहो, स्टैंडर्ड बुक्स पे विश्वास रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।